Hello. First, we have to see drug affecting the autonomic nervous system. So first we have to see autonomic nervous system. So we have to see autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है बॉडी में, उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग उसकी बात करेंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा है। जो न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा और एग्जिस्ट करते हैं हमारे पेरिफेरल बॉडी में, उसको कहेंगे। और वैसे न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और हमारे बॉडी को सप्लाई करते हैं, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखा गया है। सो हम लोग कह सकते हैं दैट इज एनी नर्व्स दैट लीव और इंटर द CNS, उसको PNS में रखा गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखा गया है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बात करते हैं तो इसमें भी ऐसे बेसिकली अगर और डिवाइड किया जाए तो इसका दो ऐसे डिवाइड किया जा सकता है PNS का, एफरेंट लिम्ब और इफरेंट लिम्ब के आधार पे। एफरेंट लिम्ब और इफरेंट लिम्ब न्यूरॉन्स है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट लिम्ब क्या करता है कि सिग्नल को पेरिफेरी से CNS तक पहुंचाने का काम करता है, पेरिफेरी टू CNS। बेसिकली ये रिफ्लेक्स में काम आता है कि अगर किसी रिफ्लेक्स को एग्जीक्यूट करना है तो वो सेंस करेगा और उसको CNS तक पहुंचाएगा। जैसे अगर हमारा BP बढ़ा हुआ है तो BP इंक्रीज्ड है तो उसको कौन सेंस करेगा, बैरो रिसेप्टर्स सेंस करेंगे। बैरो रिसेप्टर सेंस करने के बाद क्या करेंगे, उसे CNS तक पहुंचाएंगे। तो ये बैरो रिसेप्टर CNS तक किससे पहुंचाएगा, एफरेंट न्यूरॉन से। ये हो गया ख़त्म। अब इफरेंट लिम्ब का बात करते हैं तो इफरेंट लिम्ब को दो भाग में बांटा गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हमें इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ जानना है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो देख लिया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो फर्स्ट वी हैव टू रीड एनाटमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एनाटमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसका एनाटमी एफरेंट और इफरेंट के आधार पर डिवाइड करें तो दो तो हो ही गया। एफरेंट जो बॉडी से या पेरिफेरी से सिग्नल को कहाँ पहुँचाता है, CNS तक। और इफरेंट क्या होता है, जो कि CNS से इंफॉर्मेशन को लेकर कहाँ जाएगा, पेरिफेरी तक। तो इंफॉर्मेशन CNS को पहुंचाने वाला का काम एफरेंट का है। ये हम लोग को अभी डिटेल में ये डील करना है, इफरेंट जो CNS से पेरिफेरी तक ले जाता है। अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग ANS का अगर बात करते हैं इफरेंट का, तो इसमें भी दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे अगर इफरेंट का ही भी बात करूँ मैं तो दो तरह के न्यूरॉन्स कौन कौन होते हैं। तो पहले ANS के डिविजन्स की बात कर लेते हैं। ANS का दो डिवीज़न होता है, बेसिकली दो डिवीज़न हम लोग अभी देखेंगे। एक सिंपाथेटिक डिवीज़न होता है और एक पारासिम्पाथेटिक होता है। ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, सिंपाथेटिक और पारासिम्पाथेटिक डिवीज़न होता है। तो अब इसके डिविजन्स की बात करें तो हर डिवीज़न में दो तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। दोनों डिवीज़न में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या होता है डिवीज़न, अभी उसके बारे में बात होगी डिटेल से। दोनों डिवीज़न में दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक
प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो भी है, दो तरह के न्यूरॉन्स है, दोनों डिविजन्स में होंगे, सिंपैथेटिक में भी, पारासिम्पैथेटिक में भी। कुछ जनरलाइज बातें हैं जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए। जैसे सीएनएस से एग्जिट लेते वक्त मान लेते हैं ये सीएनएस है, दोनों सिस्टम का मैं बात करूं, पहले सिंपैथेटिक का बात करता हूं। चलो रेड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, एएनएस का ही बात है। सिंपैथेटिक सिस्टम में ये है कि दोनों में तो दोनों तरह के फाइबर होंगे ही, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और ये एक जगह सिनेप्स करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से, दूसरे न्यूरॉन से, और यहाँ जो सिनेप्स बनता है इसको कहा जाता है गैंग्लियन। अब बात है कि यहाँ पर एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है। ये सिंपैथेटिक में भी है और ये पारासिम्पैथेटिक में भी है। ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ही जाकर ऑर्गन से मिलते हैं। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन किससे मिलते हैं, ऑर्गन से मिलते हैं या ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पे क्या बात है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक में, ये पारासिम्पैथेटिक है। डिफरेंस ये है कि सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग होता है। ये बेसिक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और ये पारासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग होता है, जो कि अप्रॉक्स लगभग ऐसे होता है कि ये सीएनएस है, सीएनएस से और ये ऑर्गन है, तो ये अप्रॉक्स ऑर्गन के पास ही जाकर सिनेप्स करता है और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसको सप्लाई करता है, ये है, और गैंग्लियन ये है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबे होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसमें शॉर्ट होते हैं पारासिम्पैथेटिक में। यह स्ट्रक्चरल डिफरेंस था दोनों में। अभी और भी बहुत सारे डिफरेंस है दोनों के फाइबर्स में, वो अभी आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एएनएस के और बाकी चीज़ों के बारे में। तो हम लोग एक रफ डायग्राम से समझते हैं एएनएस के पार्ट्स के बारे में। लेट्स से ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये पीएनएस है, पीएएनएस पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले पारासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका क्या है, इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में इस एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ये फर्दर वो सिग्नल ट्रांसमिशन करता है। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आगे भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करता है, जो कि एक्ट करता है ऑर्गन्स के मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे। और ये और कौन से ऑर्गन है, वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। हार्ट हो गया, स्मूथ मसल हो गया, ग्लैंड्स हो गए, स्मूथ मसल हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ये सब वेरियस ऑर्गन्स, हार्ट, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स पे एक्ट करता है किस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, एसिटाइलकोलिन। तो याद रखना है, न्यूरोट्रांसमीटर ऑलवेज एक्ट ऑन क्या, न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट ऑन रिसेप्टर्स। ठीक है, एक्ट ऑन रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रिसेप्टर्स हैं क्या। तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के किस रिसेप्टर पे काम करता है, तो इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में जो रिसेप्टर होता है वो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं।
निकोटिनिक रिसेप्टर। अब निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो तरह के होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो एक एन कहा जाता है और एक एम कहा जाता है। ये निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर कहा जाता है। निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स, ये एन कहते हैं इसको, एन टाइप का रिसेप्टर है। तो एसिटाइलकोलिन एक्ट किया और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को फर्दर यहाँ तक ले गया मस्कुलिनिक रिसेप्टर के पास। ये हो गया। अब सिंपैथेटिक का देखते हैं। तो सिंपैथेटिक में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। सिंपैथेटिक में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ये सब इफरेंट न्यूरॉन्स की बात की जा रही है। फर्स्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा और ये एक्ट करेगा निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर पे, एन टाइप के रिसेप्टर पे, एन जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक का है। और ये फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि ये भी ऑर्गन्स पे काम करेगा, वेरियस ऑर्गन, हार्ट, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स। लेकिन यहाँ जो रिसेप्टर होगा वो मस्कुलिनिक ना होकर अल्फा और बीटा रिसेप्टर होगा। इसके भी टाइप्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, ये सब आगे बात करेंगे। तो ये निकोटिनिक, ये सिंपैथेटिक का फर्स्ट पार्ट हुआ। सिंपैथेटिक का और भी पार्ट होता है। सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है। ये कौन सा फाइबर है? प्री गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोन यहाँ बनेगा, सिनेप्स फर्स्ट यहाँ होगा। यहाँ पे भी ये एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करेगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ये निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप का, और ये सिक्रीट करेगा एसिटाइलकोलिन, और ये सप्लाई होता है मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे, किसके? स्वेट ग्लैंड, पाइलोइरेक्टर मसल। हम लोग जब सिंपैथेटिक और इसका पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ये सब आएगा। और इसीलिए हम इसको, इस सिस्टम को कहते हैं बेसिकली, इस सिस्टम को कहा जाता है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम। इसको कहते हैं क्या? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक क्योंकि सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, और कोलिनर्जिक क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर दोनों जगह एसिटाइलकोलिन ही यूज हो रहा है। इसको सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम कर दिए। जल्दी से देखते हैं थर्ड वन इसका होता है, ये थोड़ा सा यूनिक है, एसिटाइलकोलिन है, ACH। लेकिन ये निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर पे काम किया, लेकिन यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, और एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या? इपिनेफ्रिन। और ये कोई न्यूरॉन नहीं है, याद रखना है। एड्रिनल ग्लैंड इपिनेफ्रिन को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है, और ये फिर इपिनेफ्रिन सर्कुलेशन से होते हुए ऑर्गन्स तक जाते हैं, जो कि एक्ट करता है किस पे? अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे। बहुत सारे ऑर्गन पे जो भी है अल्फा बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, वेरियस ऑर्गन के। ट्रांसपोर्ट किससे होता है? ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं है। यहाँ पे इसको कहा जाता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। ये ध्यान देने वाली बात है। तो एक और है इसमें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। निकोटिनिक रिसेप्टर का जो सुना होगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये सब एक तरह का और होता है जो यहाँ से जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ पे जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जो कि एसिटाइलकोलिन रिलीज ही करता है। और ये स्केलेटल मसल के ये निकोटिनिक
मस्कुरिन एन एम निकोटिनिक एन एम पे एक्ट करता है। मस्कुरिनिक नहीं है, निकोटिनिक रिसेप्टर है लेकिन मसल्स में पाए जाते हैं। यहाँ मस्कुरिनिक है और ये यहाँ पे निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान से, ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली हम लोग को अभी ये दोनों पे ध्यान देना है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वो क्या रिलीज करते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर दोनों पीएनएस और एएनएस पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। लेकिन अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें तो अभी पीएनएस जो है एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है और ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक एसएएनएस सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक सिस्टम अभी हम लोग को एड्रीनर्जिक हॉर्मोन्स, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक अभी नॉरएपिनेफ्रिन ही लेके चलना है, ऐसे इपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी इस चीज़ को नेगलेक्ट करके चलते हैं। इपिनेफ्रिन का भी अलग बात आएगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने ये छोटा सा बात है, इसको समझना है कि बहुत सारे ऑर्गन में ड्यूल इनर्वेशन होता है। ड्यूल इनर्वेशन यानी दोनों, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी। अब इसका क्या फ़ायदा है? देखो, ये होता है होम्योस्टैसिस के लिए। किस लिए किया जाता है? फॉर होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस फिजियो में पढ़ना था। कोई चीज़ बढ़ जाता है उसको घटाना है, कोई चीज़ घटा हुआ उसको बढ़ाना है, ये सारा काम होम्योस्टैसिस के हमारा बॉडी रेगुलेट करता है। तो दोनों इनर्वेशन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन में है, दोनों ड्यूल इनर्वेशन। ठीक है, अब ये हो गया। अब ध्यान से बात करना है कि अगर हम लोग कोई चीज़ को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, और हाँ, ये दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। आगे बात किया जाएगा इस सब के बारे में। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। लेट्स वन इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। एक ऑन स्विच है तो दूसरा ऑफ स्विच को मान के चलना है कि एक ऑन कर रहा है दूसरा ऑफ कर रहा है, इस तरह से लेके चलना है। कहाँ क्या होगा वो आगे की ओर बात करेंगे। ये हो गया। अगर हम लोग को अब एक ड्रग का बात करते हैं, किसी ड्रग का, कोई ड्रग है, एगोनिस्ट है। क्या है? एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का बात करते हैं। एगोनिस्ट जो इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है या स्टिमुलेट करता है, और एंटागोनिस्ट मतलब डिप्रेस करता है, एंटागोनिस्ट। तो अगर हम एन टाइप के रिसेप्टर के स्टिमुलेट करते हैं, अगर कोई ड्रग ऐसा देते हैं जो कि एगोनिस्ट है किसके? एन टाइप रिसेप्टर्स, मतलब ये एन को इन्हांस करेगा, एन को स्टिमुलेट करेगा, ये गैंग्लियंस। तो इसका कोई बेनिफिट आप सोचो, कोई भी बेनिफिट देखते हैं। अगर हम दोनों ऑन ऑफ स्विच को एक ही साथ देखो, अगर एन को कर रहे हैं तो वो तो एन टाइप सिंपैथेटिक का भी है, पैरासिम्पैथेटिक का भी है। तो एन को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक भी स्टिमुलेट होगा और सिंपैथेटिक भी स्टिमुलेट होगा, दोनों स्टिमुलेट होगा। यानी दोनों स्विच को एक साथ ऑन करने से, ऑन स्विच ऑफ स्विच दोनों एक साथ ऐसे करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सो इसका कोई यूज नहीं है, सो नो यूज़। लेकिन अगर हम एंटागोनिस्ट देते हैं एन रिसेप्टर का, अगर हम क्या देते हैं? एंटागोनिस्ट देते हैं किसका? एन रिसेप्टर। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा रिसेप्टर कि अगर हम लोग एन ब्लॉकर दे देते हैं, निकोटिनिक न्यूरोनल निकोटिनिक ब्लॉकर, इसका एंटागोनिस्ट,
तो ये इंटायर सिस्टम का एएनएस को वाइप आउट कर देगा, वाइप आउट होल एएनएस, होल एएनएस। तो अगर हम लोग को पूरा एनएस रोकना है तो दे दो। बेसिकली दिस टाइप ऑफ ड्रग इज़ नॉट इन यूज़, ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग सेलेक्टिव यूज़ करना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ को बढ़ाना हो, किसी चीज़ को घटाना हो तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक तो ये उपाय है कि हम लोग एक ये सारा इसको यूज़ टच करें या ना करें, और दूसरा ये, तो हम लोग क्यों ना सेलेक्टिव इस रिसेप्टर पे, इन सब रिसेप्टर पे काम करें, मस्कोरेनिक, अल्फा बीटा, जो भी रिसेप्टर है इन सब रिसेप्टर पे काम करें। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई पेशेंट आया है, पेशेंट ये है, उसको एवी ब्लॉकेज है। एवी ब्लॉकेज है यानी कंडक्शन ठीक से हो नहीं पा रहा। तो कंडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या होगा? ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, एरिथमिया कह सकते हैं, एरिथमिया। अगर ऐसा स्थिति है तो हमें क्या करना होगा? इसका हार्ट रेट को इंक्रीज करना होगा। वी हैव टू इंक्रीज इट्स HR, हार्ट रेट। अब हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट क्या करता है? इंक्रीज करता है, और पारासिम्पैथेटिक हार्ट रेट डिक्रीज करता है। तो कैसे होगा भाई? तो हार्ट रेट, हार्ट में इनर्वेशन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्ट में इनर्वेशन जो है यहाँ पे पारासिम्पैथेटिक का भी है, सिंपैथेटिक का भी है। तो सिंपैथेटिक क्या करेगा? हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, पारासिम्पैथेटिक डिक्रीज करेगा। हार्ट में बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं जो कि सिंपैथेटिक का है, तो हार्ट रेट बढ़ा देगा। या एम ब्लॉकर दे सकते हैं जो पारासिम्पैथेटिक को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर हमारे पास दो बातें हैं। हार्ट में हम बीटा एगोनिस्ट दे देंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करना है, बीटा एगोनिस्ट या एम ब्लॉकर। ये क्या होगा भाई? तो बीटा एगोनिस्ट क्या करेगा? ये सिंपैथेटिक SANS, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। एम ब्लॉकर क्या करेगा कि ये पारासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेस करेगा। अब एक स्विच ऑफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पारासिम्पैथेटिक डाउन हो रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। तो दोनों में हम लोग का HR इंक्रीज रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग को हार्ट रेट बढ़ाना है तो हम लोग बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं या एम ब्लॉकर दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ करने का निकोटिनिक, अगर हम लोग पारासिम्पैथेटिक को ही अगर डाउन करना है तो NN टाइप का अगर ब्लॉकर दे देंगे, NN ब्लॉकर, तो ये तो पूरे को कर देगा, तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग इस जगह का यूज़ करेंगे सेलेक्टिवली। अगर हम लोग को स्वेटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? स्वेटिंग। तो स्वेटिंग हो रहा है तो क्या करना होगा? बहुत सारे ग्लैंड्स में है ये, तो ग्लैंड्स का सिक्रीशन रोकना है। तो ये पारासिम्पैथेटिक सिस्टम, स्वेट ग्लैंड को देखना है तो स्वेट ग्लैंड को हम लोग एक बार यहाँ देखते हैं कि कैसे है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, निकोटिनिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन, एसिटाइलकोलिक, ये अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ ऐसे, निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर, यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन, मैस्कुरिन, और ये स्वेट ग्लैंड को इनर्वेट करते हैं। तो अगर हम एक सिंपल सा बात समझें कि सिंपैथेटिक स्वेट ग्लैंड पे एक्ट कैसे करता है? विया एम रिसेप्टर यानी मस्कुलिन रिसेप्टर। अब किसी को ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ज़्यादा स्वेट निकलता है, तो वहाँ पे अगर हम एम ब्लॉकर दे दें, एम ब्लॉकर फॉर ड्राई, और वी कैन से डिक्रीज
डिक्रीज स्वेटिंग। अब ऐसा नहीं कि स्वेटिंग हटाना है तो पूरा हम एएनएस को ही वाइप आउट कर दें, नहीं, हम लोग को सेलेक्टिव करना होगा। तो दैट्स वाई वी यूज़ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं जो एक्ट होते हैं किसके कारण, न्यूरोट्रांसमीटर के कारण। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है इनर्वेटेड सिनेप्स पे। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट्स ऑन इनर्वेटेड सिनेप्स। इसका क्या मतलब है? इनर्वेटेड सिनेप्स जैसे कोई रिसेप्टर है, कोई रिसेप्टर है, लेट्स एनी रिसेप्टर, जब यहाँ इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर किसके द्वारा आएगा, न्यूरॉन्स के द्वारा। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और ये इस पे एक्ट करेगा। जब यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर है ही नहीं, न्यूरॉन ही नहीं है, ये रिसेप्टर इज नॉट इनर्वेटेड, तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ है जो हर जगह एक्ट कर सकती है, वो है क्या, इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन कैन एक्ट ऑन एनी रिसेप्टर। इपिनेफ्रिन हार्मोन कैन एक्ट ऑन एनी रिसेप्टर। अब लेट्स सी यहाँ कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ जो इपिनेफ्रिन था वो बेसिकली न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता था। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन मीन्स ब्लड के थ्रू, ये ब्लड के थ्रू जाके वहाँ एक्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे। बट नॉरएपिनेफ्रिन नहीं कर सकता है, ये इनर्वेटेड है, ये ब्लड के थ्रू ज़्यादा नहीं जाएगा। अब जैसे बात करें हम लोग कि बीटा 2, बेसिकली बीटा का भी टाइप्स होते हैं, तो एक आगे बात होगा इसके बारे में। बीटा 2 बेसिकली इज नॉन इनर्वेटेड। बीटा 2 इज नॉन इनर्वेटेड। तो क्या होगा भाई, बीटा 2 नॉन इनर्वेटेड है, यानी इसके पास, इस बीटा 2 रिसेप्टर के पास कोई न्यूरॉन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर या क्या एक्ट करेगा इस रिसेप्टर पे? क्या बीटा 2 पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा? ये तो कर ही नहीं सकता है, ये मस्कुलिन रिसेप्टर पे काम करता है। तो इपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन काम करेगा। तो बीटा 2 पे कौन आएगा, इपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन? नॉरएपिनेफ्रिन तो आने से रहा, तो बच गया इपिनेफ्रिन। तो बीटा 2 इज क्या है, नॉन इनर्वेटेड, तो यहाँ पे इपिनेफ्रिन वर्क करेगा, ओनली वर्क ऑन इट। और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ नॉट वर्क ऑन इट। बात है ये क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कैसे है। पारासिम्पैथेटिक क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हो गए यहाँ, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। बात याद रखने वाली है कि दोनों के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के बारे में बात किया जाए, पोस्ट तो पारासिम्पैथेटिक मेनली एसिटाइलकोलिन है, और इसीलिए पारासिम्पैथेटिक अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उस वक्त कहा जाएगा कोलिनर्जिक सिस्टम। और जब पारासिम्पैथेटिक और जब सिंपैथेटिक देखेंगे तो उस वक्त एड्रीनर्जिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है, ये था सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक के बारे में ओवरव्यू। इसमें और हम कुछ बात कर सकते हैं इस बात पे कि अगर हम लोग यहाँ बीटा एगोनिस्ट दिए थे, क्योंकि हमें HR बढ़ाना था, हार्ट रेट बढ़ाना था। तो याद ये रखना है कि बीटा एगोनिस्ट जो मैंने ड्रग दिया है वो हार्ट के ही सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स पे काम नहीं करेगा, वो कहीं भी बीटा रिसेप्टर्स है उस पे भी काम करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ भी बीटा रिसेप्टर है उस पे एक्ट करके वो अपना वहाँ रिस्पॉन्स देगा। और यहाँ स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बताया था, हाँ, ये सिंपैथेटिक स्वेट ग्लैंड, एम रिसेप्टर है, एम ब्लॉकर है, तो एम ब्लॉकर तो हर जगह है। बेसिकली जितना भी हमारे बॉडी में सिक्रीशंस होते हैं, बेसिकली सिक्रीशन को स्टिमुलेट
मस्कुलिनिक रिसेप्टर के द्वारा ही किया जाता है। यू कैन सी हियर इंक्रीज करना है तो ये है वेरियस, यहाँ ग्लैंड्स देख रहे हो, स्मूथ मसल ग्लैंड्स, यहाँ स्वेट ग्लैंड्स। मस्कुलिनिक रिसेप्टर बेसिकली स्टिमुलेट किया जाता है। अगर कहीं मस्कुलिनिक एगोनिस्ट दे रहे हैं तो सिक्रीशन इंक्रीज होगा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर का ब्लॉकर दे रहे हैं तो डिक्रीज होगा। ये चीज़ जनरलाइज टर्म है, ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। और ये बीटा 2 का बात जो हमने किया, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, वासोडायलेशन के काम में यूज होता है। आगे जब हम लोग एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पर ध्यान से सब के बारे में बात किया जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।